नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण के पिछले वीडियो में हमने विशेषण का अध्ययन किया था। विशेषण के संबंध में 3 वीडियो अपलोड किए थे, जिसमें विशेषण का जो पहला वीडियो था उसमें विशेषण की परिभाषा एवं विशेषण के जो मुख्य भेद थे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और इसके अलावा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण है उसके बारे में अध्ययन किया था। जो विशेषण का दूसरा वीडियो था उसके अंतर्गत हमने विशेषण के जो अन्य भेद थे, व्यक्तिवाचक विशेषण और साथ ही में जो भिन्नतावाचक या फिर प्रयोग के आधार पर, वाक्य में प्रयोग के आधार पर जो दो भेद थे, उद्देश्यवाचक विशेषण और विधेयवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन कर लिया था। और विशेषण का जो तीसरा वीडियो था उसके अंतर्गत हमने जो विशेषण की अवस्थाएं, उत्तम अवस्था, उत्तरावस्था और जो मूल अवस्था है उसके बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम अध्ययन करने वाले हैं क्रिया। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं इस क्रिया की परिभाषा की, क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा, वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का, किसी कार्य का करना या होना, किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है, किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसे क्रिया के उच्चारण की दृष्टि से बात करें तो देखो, हमेशा ही जो नीचे रह लगा होता है, ये नीचे वाला रह हमेशा ही पूरा होता है और ये क इसमें आधा है, तो ये ई की मात्रा क पर नहीं होकर रे पर है। जैसे इसको उच्चारण के आधार पर शुद्ध लिखें तो ये किस आधार पर लिखा जाएगा? ये क्रिया इस आधार पर लिखा जाएगा। तो वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या फिर कोई भी एक ऐसा शब्द जिसका वाक्य में प्रयोग करने के बाद में हमें ऐसा लगता है कि कार्य हो रहा है या फिर उस कार्य का अपने आप होना पाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे पहला वाक्य, रवि पुस्तक पढ़ता है, रवि पुस्तक पढ़ता है, लता पत्र लिख रही है। ठीक है, या फिर तीसरा वाक्य ऐसे प्रस्तुत करें कि वह लिखता है, वह पढ़ता है, वह लिखता है और वह पढ़ता है। तो इसमें दो वाक्य तो ऐसे है कि जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बालक कर्म कर रहा है यानी कार्य कर रहा है, या फिर दो वाक्य ऐसे प्रस्तुत है जिनमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह लिख रहा है, इसका मतलब लिखने का कार्य तो कर रहा है, पता भी तो नहीं है कि कर्म इसमें छिपा हुआ है। ठीक है, कि कोई पत्र लिख रहा है या फिर कोई डायरी लिख रहा है या फिर कोई कविता लिख रहा है। अब जो चौथा वाक्य है इसमें भी हमें यह महसूस हो रहा है कि वो पढ़ तो रहा है लेकिन क्रम छिपा हुआ है, ये तो नहीं पता लग रहा है कि वो हिंदी की बुक पढ़ रहा है या फिर साइको की बुक पढ़ रहा है या फिर अखबार पढ़ रहा है। तो वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य का करना या फिर होना पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, इसका मतलब क्रिया कर रहा है। लता पत्र लिख रही है, इसका मतलब वो भी क्रिया कर रही है। वह लिखता है, लिख रहा है, इसका मतलब वो भी क्रिया कर रहा है। और वह पढ़ता है, ये भी पढ़ने का कार्य कर रहा है, इसका मतलब क्रिया कर रहा है। अब हमें किसी भी प्रकार के वाक्य में एक बात याद रखने की, वाक्य में कर्ता, कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है, ये कर्ता वाक्य में सर्वप्रथम होता है। ठीक है, क्रिया, क्रिया हमेशा ही वाक्य के अंत में प्रयुक्त होती है और क्रिया और जो कर्ता के बीच में जो अन्य जो शब्द बच जाते हैं यानी कर्म,
और कर्म से जुड़ी हुई जो अन्य बातें होती है उन अन्य बातों को कर्ता और क्रिया दोनों के बीच में प्रस्तुत कर दिया जाता है। किसी भी वाक्य में कर्ता सर्वप्रथम होता है, क्रिया सबसे अंत में होती है। कर्म और कर्म से जुड़ी हुई जो अन्य बातें होती है वो कर्ता और इस क्रिया दोनों के बीच में प्रस्तुत कर दी जाती है। अब हमें इस क्रिया को सीखने के लिए सबसे पहले दो नियम पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, दो नियम, वो दो नियम हमें याद करने ही पड़ेंगे और ये दो नियम हमें बार बार उपयोग में लेने भी पड़ेंगे। जिसमें पहला नियम है कि क्रिया की जो रचना होती है, किसकी, इस क्रिया की जो रचना होती है ये क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। क्रिया की जो रचना होती है वो किसी न किसी धातु से होती है। अब इस धातु का जो धातु होती है ये संस्कृत की तरह मूल धातु नहीं होती है, ये हिंदी के द्वारा बनाई हुई धातु होती है। तो क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। इस धातु का पता लगाने के लिए क्या करते हैं कि वाक्य में जो कार्य को करने वाला ये कर्ता होता है, वाक्य में कार्य को करने वाला जो ये कर्ता होता है, इस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं और तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में जो संपूर्ण वाक्य होता है, ठीक है, इस संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। कैसा वाक्य, संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य। आज्ञार्थक का मतलब है हमें इस कर्ता को क्या देनी है, या तो आज्ञा देनी है या फिर किसी भी कार्य को करने का हमें आदेश देना है। क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। धातु का पता लगाने के लिए वाक्य में जो कर्ता होता है इस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को क्या बना देते हैं, आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। और आज्ञार्थक वाक्य बनाने के बाद में जो स्थिति निकल के आती है वो स्थिति क्या मानी जाती है, धातु मानी जाती है। और जो भी धातु निकल के आती है उस धातु में हमें ना जोड़ना है। क्या जोड़ना है, हमें ना जोड़ना है। और ना जोड़ते ही वो क्या बन जाती है, ये वापस क्रिया बन जाती है। ठीक है, तो क्रिया की जो रचना होती है वो किसी न किसी धातु से होती है। धातु का पता लगाने के लिए कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। यानी हमें इस कर्ता को आज्ञा या आदेश देना है। आज्ञा या आदेश देने के बाद में जो स्थिति निकल के आती है वो क्या मानी जाती है, धातु मानी जाती है। और जो भी धातु आती है उस धातु में ना जोड़ने के बाद में क्या बन जाती है, वो क्रिया बन जाती है। जैसे इन वाक्यों में बात करें कि इन वाक्यों में क्रिया कौन सी है और क्रिया के साथ में धातु कौन सी है। तो सबसे पहले हमने बात करते हैं कि क्रिया की रचना धातु से होती है। धातु का पता लगाने के लिए कर्ता के स्थान पर क्या करते हैं, तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। इस वाक्य में पहले वाले में रवि करता है, दूसरे वाले में लता करता है, तीसरा में वह है और चौथा में भी वह करता है। तो जहां पर भी करता है इस कर्ता के स्थान पर क्या कर देते हैं, तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। तू शब्द का, कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर दिया। हमने इस पूरे वाक्य में पढ़ा कि कर्म में कोई बदलाव होता ही नहीं है। तो तू पुस्तक, पुस्तक कर्म में यहां पर भी हमने कोई बदलाव नहीं किए। पत्थर, इसमें भी कोई बदलाव नहीं किए। इस वाक्य में कर्म छिपा हुआ है, छिपा हुआ तो नहीं लिखेंगे। तो पुस्तक, अब आज्ञा या आदेश देना, संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बनाना है। तो इस रवि को ये कहेंगे कि तू पुस्तक पढ़। तो धातु कौन सी होगी, पढ़ धातु होगी। और जो भी धातु निकल के आती है उसमें ना जोड़ते क्रिया कौन सी होगी, इस वाक्य में पढ़ना क्रिया होगी। तू पत्थर लिख, लिख धातु होगी और लिख धातु में ना जोड़ते ही लिखना क्या होगी, क्रिया होगी। अब इसमें भी आ गया कि तू लिख, तो लिख लिखना क्रिया होगी। और तू पढ़, पढ़ धातु होगी और ना जोड़ते क्रिया कौन सी होगी, पढ़ना क्रिया होगी। तो हमें एक नियम याद रखना है कि क्रिया की रचना किसी न किसी धातु से होती है। धातु का पता लगाने के लिए वाक्य में जो कार्य को करने वाला कर्ता होता है इस कर्ता के स्थान पर तू शब्द का प्रयोग कर देते हैं। कर्म में कोई बदलाव करेंगे नहीं। ठीक है, तू शब्द का प्रयोग करने के बाद में संपूर्ण वाक्य, पूरा वाक्य उसको आज्ञार्थक वाक्य, यानी कर्ता को हमें क्या देना है, आज्ञा या आदेश देना है। आज्ञा या आदेश देके तू पुस्तक पढ़, तो पढ़ क्या होगी, धातु होगी। और जो भी धातु निकल के आती है उसमें हमें क्या जोड़ना है, ना जोड़ना है। और ना जोड़ने के बाद में क्या बन जाती है, वो क्रिया बन जाती है। ठीक है, ये इसका पहला नियम।
इसके साथ में दूसरा नियम, दूसरा नियम है कि जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी अथवा है, फिर है, हो या फिर हूं, जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, है, फिर है, हो या फिर हूं शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, हूं शब्दों का प्रयोग, हूं शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, परंतु ठीक इनसे पहले, ये जो शब्द लिखे हुए इनसे पहले, ठीक इनसे पहले कोई अन्य क्रिया रूप, कोई अन्य क्रिया रूप नहीं लिखा हुआ हो, अन्य क्रिया रूप नहीं लिखा हुआ हो, तो यहां हो धातु, कौन सी धातु, हो धातु, यदि धातु हो निकल के आई है, जो भी धातु निकल के आती है उसमें ना जोड़ते क्या बन जाती है, तो ये क्रिया कौन सी होगी, होना क्रिया हो गई। एक बार फिर से सुनना कि जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, है और हो इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा हो एवं इनसे ठीक पहले कोई अन्य क्रिया रूप नहीं लिखा हुआ हो, तो इन सारे शब्दों में धातु तो कौन सी मानी जाती है, हो धातु मानी जाती है। और हमने अभी एक नियम में पढ़ा था कि जो भी धातु निकल के आते हैं उसमें ना जोड़ते क्या बन जाती है, क्रिया बन जाती है। तो इसमें हो धातु एवं कौन सी क्रिया, होना क्रिया, हो धातु एवं होना क्रिया मानी जाती है। अपन अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अध्ययन की बात करेंगे, वहां पर ये नियम काम करेगा। तो इस नियम को एक बार दो बार नहीं समझ में तो 3 बार भी इसका अध्ययन कर लेना है। जैसे मैं कुछ वाक्य लिख रहा हूं और उन वाक्यों में मैं कुछ वाक्य ऐसे भी लिख रहा हूं जिसमें हो धातु एवं होना क्रिया है, और मैं कुछ वाक्य ऐसे भी लिख रहा हूं जिसमें हो धातु और होना क्रिया नहीं है। केवल समझाने के लिए तो अच्छी तरह से देखना है और अच्छी तरह से समझना है। जैसे पहला वाक्य, वह एक चिकित्सक है, वह एक चिकित्सक है, ठीक है। दूसरा वाक्य लिखूं, अंकिता खाना बना रही है, अंकिता खाना बना रही है, मैं एक अध्यापक हूं, मैं एक अध्यापक हूं। 3 वाक्य लिख दिए। इन तीनों वाक्यों में इसमें है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है और इसमें क्या आ रहा है, हूं आ रहा है। एक वाक्य में था से संबंधित और लिख दूं, वह एक किसान था, वह एक किसान था, ठीक है। तो इसमें था, थे, थी सबका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर भी है लिखा हुआ है, हमने वाक्य लिखा, नियम लिखा है कि जब किसी वाक्य के अंत में था, थे, थी, है, फिर है, हो, इत्यादि शब्दों का प्रयोग हो रहा हो, इनसे ठीक पहले कोई अन्य क्रिया रूप यानी कोई दूसरी क्रिया नहीं लिखी हुई हो, तो वहां पर हो धातु एवं होना क्रिया मानी जाती है। अब सभी वाक्यों के अंत में है तो आ रहा है, लेकिन इन वाक्यों में हमें देखना है कि कौन से वाक्य में हो धातु एवं होना क्रिया का प्रयोग हुआ है और कौन सा ऐसा वाक्य जिसमें हो धातु एवं होना क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। हो धातु एवं होना क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है,
इसको ध्यान में रखने के लिए हमें पहले वाला नियम याद करना पड़ेगा कि क्रिया की रचना किससे होती है, धातु से होती है। और धातु का पता लगाने के लिए वाक्य को क्या करते हैं, वाक्य में कर्ता के स्थान पर तो शब्द का प्रयोग करके संपूर्ण वाक्य को आज्ञार्थक वाक्य बना देते हैं। और आज्ञार्थक वाक्य बनाने के बाद में जो स्थिति निकल के आती है वो धातु, और धातु में ना जोड़ते क्या बन जाती है, वो क्रिया बन जाती है। उस नियम की बात करते हैं कि तो वह एक चिकित्सक है, तो तू एक चिकित्सक है, इसका मतलब इस वाक्य में धातु वाला नियम नहीं काम कर रहा है, तो इसमें केवल है आया है और धातु वाला नियम काम नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसमें कोई दूसरी क्रिया नहीं है। तो इस वाक्य में हो धातु है और हो में ना जोड़ते कौन सी होगी, क्रिया होगी। इस वाक्य में धातु वाला नियम काम करते कि अंकिता खाना बना रही, तो इसमें साफ साफ है कि तू खाना बना, तू खाना बना। इस ऐसे पहले देखो ना जोड़ते कौन सी क्रिया हो गई, ये बनाना क्रिया हो गई। तो इस वाक्य में अन्य क्रिया रूप प्राप्त हुआ है, इसका मतलब इस वाक्य में हो धातु एवं होना क्रिया नहीं है। मैं एक अध्यापक हूं और वह एक किसान है, इन दोनों वाक्यों में भी हो धातु और साथ में कौन सी क्रिया, होना क्रिया, क्योंकि इन दोनों वाक्यों में धातु वाला नियम काम नहीं कर रहा है। तो जब किसी वाक्य के अंत में ये शब्द लिखे हो और इनसे ठीक पहले कोई अन्य क्रिया रूप है, जैसे इसमें बनाना अन्य क्रिया, ये इसके बाद में है, तो ऐसा कोई अन्य क्रिया रूप नहीं लिखा हुआ होता है, तो इन सब में कौन सी क्रिया, इनमें होना क्रिया और कौन से धातु मानी जाती है, वो धातु मानी जाती है। ये जो उदाहरण होते हैं होना क्रिया के, जितने भी उदाहरण होते हैं ये सारे के सारे अपूर्ण अकर्मक क्रिया के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो इस नियम को हमें एक बार फिर से याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस क्रिया का वर्गीकरण, क्रिया का वर्गीकरण, ठीक है। इस क्रिया का वर्गीकरण मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है। कितने आधारों पर, 3 आधारों पर इसका वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें पहला है कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। क्रम के आधार पर क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं। जो पिछले पटवार के एग्जाम लिखी थी, उस पटवार के एग्जाम में सीधा सीधा प्रश्न यही पूछा था कि क्रम के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं। तो क्रम के आधार पर क्रिया के मुख्य रूप से 2 भेद माने जाते हैं, जिनमें एक होती है अकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के फिर 2 भेद माने जाते हैं, एक होती है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, अपूर्ण अकर्मक क्रिया, और दूसरी है पूर्ण अकर्मक क्रिया, ठीक है। इसके बाद में सकर्मक क्रिया के भी 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें एक होती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया, अपूर्ण सकर्मक क्रिया, और दूसरी होती है पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसके बाद में पूर्ण सकर्मक क्रिया के फिर 2 भेद माने जाते हैं, एक होती है एक कर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, और दूसरी होती है द्विकर्मक क्रिया, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। कि क्रिया का वर्गीकरण वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है, जिसमें पहला है कर्म के आधार पर क्रिया। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने 2 भेद होते हैं, एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है एक होती है अकर्मक क्रिया और दूसरी होती है सकर्मक क्रिया, ठीक है। इस अकर्मक क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, जिसमें एक है अपूर्ण अकर्मक क्रिया और दूसरी है पूर्ण अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 भेद माने जाते हैं, एक है अपूर्ण सकर्मक क्रिया और दूसरी है पूर्ण सकर्मक क्रिया, जिसके अंतर्गत पूर्ण सकर्मक क्रिया के 2 भेद माने गए, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। इसके साथ में जो दूसरा वर्गीकरण है वो है
व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर, व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर क्रिया के भेद, क्रिया के भेद। तो व्युत्पत्ति एवं रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। लेकिन 5 भेद के साथ में कुछ 2-3 अन्य भेद भी हैं जिनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है और पीछे के एग्जाम है उसमें प्रश्न पूछे भी हैं। तो हम एक सूत्र के माध्यम से सारे क्रियाओं के जो भेद हैं उनके बारे में बात करते हैं कि व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर जो मुख्य भेद है वो 5 के हम क्रमांक से अध्ययन करेंगे कि इनका एक सूत्र है, ठीक है, कि क्रिया एक सपना है, क्रिया एक सपना है, बाकी सब अपना है। क्रिया एक सपना है, बाकी सब अपना है। इसमें से बात करें तो से एक होती है सामान्य क्रिया, से सामान्य क्रिया। इस से एक होती है संयुक्त क्रिया। कौन सी क्रिया? संयुक्त क्रिया। इस से एक होती है सजातीय क्रिया, सजातीय क्रिया। इस से एक होती है सहायक क्रिया, एक होती है सहायक क्रिया। पैसे एक होती है पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? पूर्वकालिक क्रिया। इस पैसे एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया, एक होती है प्रेरणार्थक क्रिया। और ना से एक क्रिया होती है नाम धातु क्रिया। कौन सी? नाम धातु क्रिया। और जो ए है इस ऐसे एक क्रिया होती है अनुकरणात्मक क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। तो सारी क्रियाओं को हमने एक सूत्र के माध्यम से याद कर लिया कि क्रिया एक सपना है, बाकी सब अपना है, ठीक है। इसमें से जो 5 भेद है, इस 5 भेद की बात करें तो पहला भेद सामान्य क्रिया, दूसरी संयुक्त क्रिया, तीसरी है पूर्वकालिक क्रिया, चौथी है प्रेरणात्मक क्रिया और 5वें नाम धातु क्रिया। ये जो 5 है इसके व्युत्पत्ति और रचना के आधार पर 5 भेद माने जाते हैं। लेकिन 5 के साथ में इनकी जो परिभाषा है ये आपस में मिलती जुलती है। हम इनको एक साथ ही पढ़ेंगे और इनसे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए जिनके बारे में जब हम पढ़ेंगे इनके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके साथ में इस क्रिया का जो तीसरा जो वर्गीकरण है वो है काल के आधार पर क्रिया के भेद। किसके आधार पर? काल के आधार पर, काल के आधार पर क्रिया के भेद। काल के आधार पर काल 3 होते हैं तो काल के आधार पर भी क्रिया के मुख्य रूप से 3 भेद ही माने। जैसे एक होता है भूतकाल से क्रिया बनेगी वो कहलाएगी भूतकालिक क्रिया। कौन सी क्रिया? भूतकालिक क्रिया। वर्तमान काल से जो क्रिया बनेगी वो कहलाएगी वर्तमान कालिक क्रिया, वर्तमान कालिक क्रिया। और इस भविष्य काल से जो क्रिया बनेगी वो कहलाएगी भविष्यत कालिक क्रिया। तो इस आधार पर जो क्रिया का वर्गीकरण है वो मुख्य रूप से 3 आधारों पर किया जाता है, जिसमें पहले क्रम के आधार पर क्रिया के भेद तो मुख्य रूप से 2 माने जाते हैं, एक सकर्मक और दूसरी अकर्मक। प्रयोग और रचना के आधार पर 5 भेद माने जाते हैं, लेकिन प्रश्न पूछे गए इनसे संबंधित भी, इसलिए हम सजातीय क्रिया, सहायक क्रिया और अनुकरणात्मक क्रिया इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और तीसरा है काल के आधार पर क्रिया के 3 काल होते हैं और 3 भेद माने जाते हैं। भूतकाल से संबंधित भूतकालिक क्रिया, वर्तमान काल से संबंधित वर्तमानकालिक क्रिया और भविष्य काल से संबंधित कौन सी क्रिया मानी जाती है? भविष्यकालिक क्रिया मानी जाती है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा कोई कमी वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट करके उस कमी के बारे में हमें बिल्कुल
अवगत करें। जब भी नेक्स्ट वीडियो डाला जाएगा उस कमी का सबसे पहले उल्लेख किया जाएगा। धन्यवाद।